हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट होगा वो एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, और वो जो एक्सिस होगी वो होगी चार्ज सर्कुलर लूप की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ अ चार्ज सर्कुलर लूप। तो यहाँ पर हमने एक लूप कंसीडर किया, यहाँ पर हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया। तो ये जो सर्कुलर लूप होगी इस पर हम लोग दे देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा पूरे सर्कुलर लूप पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो लूप है अभी वो चार्ज सर्कुलर लूप बन गई है। तो ये चार्ज सर्कुलर लूप के वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये जो चार्ज सर्कुलर लूप है उसके सेंटर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस। ये हमने ड्रॉ किया एक्सिस, जो कि हमने चार्ज सर्कुलर लूप के सेंटर से ड्रॉ किया, और एक्सिस पे हमने कंसीडर किया ये पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है चार्ज सर्कुलर लूप की एक्सिस। ये जो डॉटेड ब्लू कलर की जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है ये चार्ज सर्कुलर लूप की एक्सिस। तो अभी कुछ डायमेंशंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जो लूप का जो रेडियस होगा वो होगा आर। तो ये पॉइंट पी पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो पॉइंट है जब उस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें कंसीडर करना होगा एलिमेंट्री लेंथ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एलिमेंट्री लेंथ, और ये जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया डी। तो जो डी एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, और ये जो डी क्यू चार्ज होगा डिपेंड करेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं जो एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा डी क्यू वो बराबर में होगा लैम्डा इंटू डी एल। तो अगर हम लोग डी क्यू कंसिडर नहीं करें तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी एल। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लैम्डा है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि जो लीनियरली चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लीनियरली चार्ज की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है, अगर लीनियरली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और लीनियरली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसकी डेंसिटी कम होती है तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो बराबर में होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं लैम्डा से, और वो बराबर में होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमारे केस में अगर हम लोग कंसीडर करें तो जो चार्ज होगा वो होगा क्यू, और जो यूनिट लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वो बराबर में होगी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है डी एल। ये जो एलिमेंट्री लेंथ हमने जो यहाँ पर कंसीडर किया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है डी एल। तो ये जो अगर ये लूप का रेडियस अगर आर होता है तो ये जो एलिमेंट्री लेंथ और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा आर। सिमिलरली हम लोग एक और एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया, उसके अपोजिट साइड में भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक एलिमेंट्री लेंथ। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्री लेंथ है ये एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पॉइंट पी पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी ई, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो है डी एल। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करें ये वाली एलिमेंट्री लेंथ के वजह से ये वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी ई डैश। मतलब ये वाली एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है डी ई। ये वाली एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने कंसीडर किया डी ई डैश। तो जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें ये एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी, ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सेम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एलिमेंट्री लेंथ और ये पॉइंट पी के बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सेगमेंट, और ये जो सेगमेंट है उसको हमने नाम दिया वाई। सिमिलरली ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी के बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे सेगमेंट, और ये वाली भी जो सेगमेंट है उसको हमने नाम दिया वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सेगमेंट के बदले हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है वाई। यहाँ पर एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट पी है वो दोनों एलिमेंट्री लेंथ के कंपैरिजन में सेम डिस्टेंस पर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा डी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा डी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है। सेम होगा मगर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक सोर्स चार्ज की वजह से वो बराबर में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि है कूलम्स कांस्टेंट, इनटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका डिस्टेंस का स्क्वायर? जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे केस में ये जो डी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है कूलम्स कांस्टेंट, इनटू सोर्स चार्ज। मतलब ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज है वो होगा लैम्डा इंटू डी एल।
तो यहाँ पर जो सोर्स चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि होगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें मैंने जैसे कि थोड़े टाइम पहला बोला था, ये एलिमेंट्री लाइन के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, और ये जो डी क्यू चार्ज होगा बराबर में होगा लैम्डा इंटू डी एल के। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं, ये एलिमेंट्री लाइन के साथ जो एसोसिएटेड जो सोर्स चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी एल। तो सोर्स चार्ज को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये है डिस्टेंस ये पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज जो कि होगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो x होगा ये x गिवन टर्म होगा, मगर ये जो y होगा वो अननोन टर्म होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो y को हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग y को अगर फाइंड आउट भी करते हैं तो हमें कंसिडर करना होगा सिंपली ये ट्राइंगल। तो अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं y को। यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है ट्राइंगल। यहाँ पर ये है ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ये है ट्राइंगल का बेस आर, और जो x है वो है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने सेम फिगर कंसिडर किया, हाइपोटेन्यूज ये है रेडियस, ये है बेस आर, और ये जो x है वो है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाए तो हमें मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब हम लोग y को वाई स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो जो रूट और ये जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू डी एल सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो मैग्नीट्यूड कितना है वो भी हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो यहाँ पर जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और डी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग और कुछ डायमेंशंस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सेम चार्ज सर्कुलर लूप कंसीडर किया, और ये है पॉइंट पी जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और ये है डिस्टेंस y, यहाँ पर एलिमेंट्री लेंथ थी, सिमिलरली यहाँ पर भी एलिमेंट्री लेंथ थी, और ये पॉइंट पी और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है y। और यहाँ पर हमने जो एक्सिस कंसीडर की वो है x, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो जो लूप का जो सेंटर और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया x। यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो क्या है हमें पता है, ये जो पॉइंट पी है वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो आप पॉइंट पी से कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होगा हाइपोटेन्यूज जो कि होगा y, और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो ये सिमिलरली ये भी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये होगा बेस। हमने जैसे कि थोड़े टाइम पहला जो ट्रायंगल कंसीडर किया था वो, तो सेम फिगर हमने यहाँ पर भी कंसीडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये वाला साइड अगर y होता है तो ये वाला साइड भी y होगा, और सिमिलरली ये वाला भी जो साइड होगा वो भी होगा सेम। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो एलिमेंट्री लेंथ और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, सिमिलरली ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, तो हमें मिल जाती है यहाँ पर एक साइड। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पॉइंट P और ये जो एलिमेंट्री लेंथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब ये वाली साइड भी होगी y। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट P और एलिमेंट्री लेंथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो यहाँ की भी जो साइड होगी वो होगी इक्वल। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो तीनों जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर हम लोग ये पॉइंट P पर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एंगल कंसिडर करें, तो अगर ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो भी होगा थीटा। तो यहाँ पर हमने कुछ डायमेंशंस कंसीडर किया। डायमेंशन क्या कंसीडर किया? सेम वही है। हम यहाँ पर ये है डिस्टेंस y, और सिमिलरली यहाँ पर भी है डिस्टेंस y, पॉइंट P और एलिमेंट्री लेंथ के बीच का, ये वाली एलिमेंट्री लेंथ के बीच का। सिमिलरली पॉइंट P और ये वाली एलिमेंट्री लेंथ के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो है y, और यहाँ पर ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और सेंटर के बीच का डिस्टेंस r। सिमिलरली ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो होगा थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो होगा थीटा। तो डायमेंशन कंसीडर करने का यही रीज़न था। तो ये थीटा एंगल हमने यहाँ पर क्यों एज्यूम किया इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और डी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और डी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको फाइंड आउट करने के लिए जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों को हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट कर देंगे।
तो ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि ग्रीन लाइन की एरो शो कर रही है वो है डी इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है डी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर है ये वाला पॉइंट पी। सिमिलरली ये जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है डी इंटू साइन ऑफ थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है डी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, और जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट, जिसकी वजह से जो डी डैश कोसाइन ऑफ थीटा और जो डी डैश कोसाइन ऑफ थीटा ये दोनों जो कंपोनेंट्स हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब ऊपर की तरफ, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये वर्टिकल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर में होगा। अलजेब्रिक सम के बराबर में मतलब डी ई साइन ऑफ थीटा प्लस डी ई साइन ऑफ थीटा हमें क्या मिलेगा, 2 डी ई साइन ऑफ थीटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा डी ई साइन ऑफ थीटा प्लस डी ई साइन ऑफ थीटा 2 इंटू डी ई साइन ऑफ थीटा। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी है, डी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो साइन ऑफ थीटा है इसके लिए हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो साइन ऑफ थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं ये ट्रायंगल, ये सेम ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ये है थीटा। तो जो साइन ऑफ थीटा होगा वो बराबर में होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है एक्स और जो हाइपोटेन्यूस है वो है वाई। तो जो साइन ऑफ थीटा होगा वो बराबर में होगा एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और जो वाई की जो वैल्यू है वो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो वाई की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो साइन ऑफ थीटा की जगह यहाँ पर जो साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन ऑफ थीटा की यहाँ पर हमें वैल्यू है तो साइन ऑफ थीटा की जगह हम लोग वो वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में होगा 2 इंटू डी ई 2 डी ई एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा मिल रही है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिली वो कैसा मिली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमें ये दो वर्टिकल कंपोनेंट्स के वजह से, राइट। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें ये दो वर्टिकल कंपोनेंट्स के वजह से मिली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए थे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हमें कैसा मिले, ये डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। और ये डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और डी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा मिली, हमें मिली ये दो एलिमेंट्री लेंथ के वजह से। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्री लेंथ होगी पूरे लूप में, सभी एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सभी डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और डी इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स बचेंगे। तो सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिला के हमें मिल जाएंगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्यों इंटीग्रेट करेंगे, ये डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्यों मिली है, वो हमें मिली है ये दो एलिमेंट्री लेंथ के वजह से। तो जब हम लोग ये डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग ये डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर एक एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड डी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे उसका इंटीग्रेशन होगी। तो एक्जैक्टली हम लोग वही करेंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर में होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डी नेट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, तो जो डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक वैल्यू है हमें पता है, तो जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे इंटीग्रेशन टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन की साइन सिंबल और ये टू, यहाँ डी की जो वैल्यू है वो 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो टर्म होगा वो एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो न्यूमरेटर के जो टर्म हो गए वो एज इट इज़ हो गए, और ये वाला जो टर्म होगा 2 इंटू 1/4πε0 ये भी सेम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर हम लोग ये पूरे टर्म को देखें तो ये जो टर्म होगा वो एक्स रूट एक्स के फॉर्म में होगा, जो टर्म होगा ये एक्स रूट एक्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स रूट एक्स है वो बराबर में होगा एक्स टू दी पावर 3/2 के। कैसा, अगर हम लोग देखिए जो एक्स है इसको हम लोग एक्स एज इट इज़ लिख सकते हैं, और ये जो रूट एक्स होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो दोनों जो एक्स हो गए उसको हम लोग अगर कॉमन करके लिखे, और अगर ये वाला जो एक्स है अगर इसके
पावर में अगर 1 होता है और ये वाला x इसके पावर में अगर हाफ होता है तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा x टू द पावर 1 प्लस हाफ। तो इसको जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे ये तो जो 2 1 जार 2 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 प्लस 1 ऑब्वियसली 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा x टू द पावर 3 ओवर 2। तो जो x रूट x होता है वो बराबर में होता है x टू द पावर 3 ओवर 2। सिमिलरली ये वाला जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बराबर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2 के। ये वाली अगर हम लोग लॉजिक अप्लाई करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो टर्म होंगे वो इंडिपेंडेंट है, या फिर बोल सकते हैं जितने भी जो टर्म्स होंगे वो होंगे कांस्टेंट टर्म। तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा इज इक्वल टू 2 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो एलिमेंट्री लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे, और जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई आर। तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई आर की होगी, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसका रीज़न ये होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जब हम लोग कोई भी एलिमेंट्री लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके सामने वाली जो एलिमेंट्री लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली यहाँ पर एलिमेंट्री लेंथ कितनी कंसीडर किया था, हमने 2 एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया था। हमने ये वाली एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया था और एट द सेम टाइम हमने ये वाली एलिमेंट्री लेंथ को भी कंसीडर किया था। तो बेसिकली होगा क्या, जब हम लोग कोई भी एक एलिमेंट्री लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके अपोजिट साइड वाली जो एलिमेंट्री लेंथ होगी वो बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट हो जाएंगी। सिमिलरली जब हम लोग ये वाली एलिमेंट्री लेंथ का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो इसके अपोजिट साइड वाली जो एलिमेंट्री लेंथ होगी वो खुद ब खुद इंटीग्रेट हो जाएंगी। सिमिलरली जब हम लोग ये वाली एलिमेंट्री लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके सामने वाली एलिमेंट्री लेंथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। जब ये वाली एलिमेंट्री लेंथ का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके सामने वाली एलिमेंट्री लेंथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। इसका मतलब हमें जो इंटीग्रेशन करना होगा एलिमेंट्री लेंथ का वो पूरे एंटायर 360 डिग्री में नहीं करना होगा, हमें सिर्फ 180 डिग्री में करना होगा, और जो 180 डिग्री होगा वो पाई आर के बराबर में होगा। इसलिए जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई आर। हम लोग जो एलिमेंट्री लेंथ को जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आधे ही सर्कल में कर रहे हैं, इसलिए जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई आर। तो जब हम लोग डी एल को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एल, और ये जितना भी जो टर्म है इंटीग्रेशन के बाहर वाला वो एज इट इज़ होगा एल, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई आर। तो जब हम लोग पाई आर को एल की जगह पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई आर माइनस 0, जो कि हो जाएगा पाई आर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा 2 इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स पाई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3 ओवर 2। तो जो इक्वेशन है इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई लैम्डा आर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2। यहाँ पर जो लैम्डा है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमारे केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो बराबर में क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो लैम्डा के जगह हम लोग पुट कर देंगे क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, जिसके वजह से जो इक्वेशन होगा हमें मिल जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई लैम्डा के जगह हमें पुट करना होगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये जो 2 पाई और जो आर होगा उसको हम लोग साथ में लिखेंगे, और ये जो 2 पाई आर होगा बाद में कैंसिल ही होने वाला है। तो जो लैम्डा होगा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे क्यू, और जो 2 पाई आर होगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि लैम्डा का है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 पाई आर। तो ये जो 2 पाई आर है उसको हमने डिनोमिनेटर में कंसीडर किया, और ये जो एक्स होगा वो एज इट इज़ न्यूमरेटर में रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म होगा वो भी वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2। तो न्यूमरेटर से 2 पाई आर चले जाएगा, डिनोमिनेटर से 2 पाई आर चले जाएगा। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि पॉइंट पी पर बन रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि पॉइंट पी पर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो पॉइंट पी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पूरे के पूरे वायर के वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका मैग्नीट्यूड, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये जो एक्सिस है उसके डायरेक्शन में होगा। अभी अगर यहाँ पर अगर ये एक्स अगर 0 होता है, मतलब अगर ये एक्स अगर 0 होगा, ये एक्स 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट होगा वो ये चार्ज सर्कुलर लूप के सेंटर पर लाई कर रहा होगा, तो उस केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 हो जाएंगी। पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी अगर एक्स 0 होगा तो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन होगा बराबर में होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 ओवर 2। 0 इंटू क्यू 0 हो जाएगा,
ये पूरा जितना भी जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी जीरो। मतलब अगर जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर ये पॉइंट ये सर्कुलर लूप के सेंटर पर अगर लाई करता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी जीरो।